सभी सम्मानित साथियों, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज के उभरते हुए देश तर्रार संघर्षशील नेता, जो देश के कोने कोने में जहां भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वहां पहुंचते हैं और गरीब कमजोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे हमारे संघर्षशील युवा नेता आज आपके मंच पर यहाँ उपस्थित हैं। आगरा के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, आगरा वासियों के लिए सम्मान की बात है। कितने देर साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। साथियों, आपकी जानकारी में है कि ये भीम नगरी का बड़ा कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर, ये उत्तर भारत की जो अम्बेडकर अनुयायियों की राजधानी है आगरा, यहाँ पर 1996 से प्रारंभ हुआ है और तब से लेकर अब तक लगातार ये कार्यक्रम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ लोकप्रियता पा रहा है। इस मंच पर मुख्यमंत्री स्तर के, केंद्रीय मंत्री स्तर के समय समय पर अतिथिगण आए हैं। ये मेला आगरा के अम्बेडकर अनुयायियों के लिए श्री करतार सिंह भारती एडवोकेट जी जो लंबे समय तक इस कार्यक्रम के इधर लगा लेना थोड़ा सा। अभी ये स्वागत का कार्यक्रम ऐसे है। भैया जी ऐसे मुख्य अतिथि जी के स्वागत के कार्यक्रम के पश्चात जिसने अपनी मौसम पर ही धार भरी है और क्या एक विरोधी दलों का जिसका, विरोधी दलों को जिसका पहले ऐलान था, पहले ऐलान था, आज भी है और वो फिर भी रहेगा। ये सामने देश मेरा भारत महान, वीरों की शान, आज भी है और वो फिर भी रहेगा। हम सबकी खातिर हो, आज भी माँ तेरी धरती पर वीर खड़े हैं। ये धरती भारत देश पहले भी वीरों की सहसानी रही है मेरे बंधुओं, आज भी कोई कमी नहीं है कि आज भी माँ तेरी धरती पर वीर खड़े हैं और हो करके खूंखार दुष्ट से खूब लड़े हैं और हो करके शीघ्र विधानसभा की कमेटी के लोग यहाँ हैं क्या?
साथियों, जय भीम। जिन्होंने जो 28 साल से, जिनमें से कुछ साथी आज हमारे बीच है और कुछ साथी हमारे बीच नहीं, उन सभी साथियों का इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्रद्धेय देवी प्रसाद आजाद जी, श्रद्धेय भरत सिंह पीपल जी, जो दोनों ही हमारे वरिष्ठ आयोजनकर्ता आज इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच। मैं सर्वप्रथम तो उनको भी स्मरण करता हूं, याद करता हूं। फिर करतार सिंह भारतीय जी जो संरक्षक है, प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े, मैं भी आया मगर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नहीं। जिन सीनियर साथियों को चोट लगी थी, जो हॉस्पिटल पे थे, उनसे मिलने के लिए, उनके हालचाल जानने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इस बार जब मुझे आयोजक कमेटी द्वारा चीफ गेस्ट बुलाया गया तो मेरी दिली इच्छा थी, मैंने चित्तौड़ साहब से कहा कि मैं जरूर आऊंगा। और क्योंकि ये हमारी राजधानी भी है आगरा, तो मेरा मन ये था कि मैं आज अपने परिवार के सामने, क्योंकि क्या पता मीडिया से आपने मेरे बारे में क्या सुना, मेरी इच्छा थी कि इस मंच के सामने मैं अपने परिवार के सामने, क्योंकि बहुत कम मौके होते हैं जब आप परिवार के बीच होते हैं। राजनीतिक मंच तो बहुत होते हैं, आंदोलन भी बहुत होते हैं, लेकिन ये मेरा परिवार है और मेरे दोनों तरफ परिवार मेरा बैठा हुआ है। मैंने सोचा था कि जब मैं अपने परिवार के बीच में होऊंगा तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा कि मैं कौन और मैं क्या चाहता हूं। अपनी बात को रखने से पहले, क्योंकि जिनकी वजह से हम हैं और जिनकी 132वीं जयंती समारोह में हम लोग शामिल हुए हैं, मैं उन महापुरुषों को एक श्रेणी में रखते हुए महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सदगुरु रविदास, गुरु नानक देव, गुरु कबीरदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु घासीदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामा स्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, महामना राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, भगवान बिरसा मुंडा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम जी को भी नमन करता हूं। क्योंकि ये आगरा की धरती है, तो एक और शख्स जिनके काम की मैं दिल से सराहना करता हूं, चौधरी चरण सिंह जी को भी नमन करता हूं। हम लोग जयंती क्यों मना रहे हैं, हम लोग भीम नगरी का आयोजन क्यों कर रहे हैं, ये जानकारी तो भीम नगरी के बारे में मुझे समझ से मिली, लेकिन जितना मैं समझ पाया, हम लोग जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ घटी। उन्होंने जब वो पढ़ते थे, उस कॉलेज की दीवार पे एक कोट लिखा हुआ था, जैसे हम बुद्ध विहार में, अम्बेडकर भवन में देखते हैं कोट लिखे होते हैं। कोट ये था कि मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जो दूसरी लाइन थी, उस दूसरी लाइन को कट कर दिया, क्योंकि वो किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति द्वारा 200-300 साल से वहां लिखी हुई बात थी। इसका विरोध हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल जवाब किया गया। उनसे पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपने ये क्यों मिटाया?
कल जब अध्यापक भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, तो आपको अपना पक्ष रखना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उनको मौका मिला और उन्होंने ये बात रखी, तो उन्होंने कहा सच है, मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, ये एक अटल सत्य, ये सत्य है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन जो दूसरी लाइन लिखी गई है कि महापुरुष पैदा होते और महापुरुष कभी नहीं मरते, तो उन्होंने कहा महापुरुष कभी पैदा नहीं होते, क्योंकि पैदा मात्र एक बच्चा होता है, उसके जीवन के संघर्ष, त्याग, बलिदान और उसके जाने के बाद समाज, प्रदेश, देश, बुद्धिजीवी लोग ये आकलन करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा था। जीवित व्यक्ति कभी महापुरुष नहीं हो सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हेलो, उसके जीवन के संघर्ष के पल, त्याग, बलिदान और उसके बाद, उसके जाने के बाद आकलन करके समाज तय करता है कि महापुरुष था या नहीं था। तो इसलिए क्योंकि महापुरुष पैदा नहीं होते और उन्होंने कहा कि महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। तो हम जयंती इसलिए मनाते हैं कि जो जागे हुए लोग हैं वो जागे हुए रहें और जो नहीं जागे हुए लोग हैं वो भी जाग जाएं, और जो हमारी नई पीढ़ी होश संभाल रही है, जो हमारी नई पीढ़ी मैदान में आने वाली है, उनको अपना इतिहास और अपने महापुरुषों का संघर्ष याद रहे, उनको याद रहे कि इस देश में उन्हें एक भी अधिकार मांगने से नहीं मिला है। उन्हें याद रहे कि अगर उनका जीवन सुनहरा हुआ है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए उन्हें याद रहे कि हम लोग जयंती क्यों मना रहे हैं। सम्मानित आगरा के मेरे जिम्मेदार साथियों, जब मैं पिछली बार आया 14 अप्रैल के आयोजन में शामिल होने में, विश्वास से कह रहा हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा। जब मैं उस आयोजन से गया तो मैंने आकलन किया कि पूरे दिन हुआ क्या है। तो मैंने सोचा कि ये तो वो धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को भाषण दिया था। इनमें तो उनका गहरा असर होना चाहिए, मगर उस दिन जो मैंने देखा कि एक से बड़ा एक डीजे लगाते हैं, खूब नाचते कूदते हैं, तो मैं सोच रहा था कि बाबा साहब क्या बता के गए और हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने घर जाके परिवार में भी ये बताया कि भाई आगरा में कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जब मैंने आज ये भीम नगरी का आयोजन देखा तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये क्रांति की धरती है और यहीं से जाती है असली शक्ति। मैं याद दिलाता हूं, मेरे बड़े भाई जब अपनी बात रख रहे करतार जी, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब ने 18 मार्च की बड़ी मुश्किल से मैं तमाम तरह के अन्याय, अत्याचार, अपमान, जुल्म जाति सह के अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके मैं इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। मेरा ये आखिरी संदेश है आपको। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उस समय के हिसाब से कहा होगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज का पढ़ा लिखा तो उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं पूरे अधिकारी कर्मचारी वर्ग को, पूरे अपने पढ़े लिखे समाज को कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है कि हमारा समाज खड़ा हो जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि इसका जिक्र बड़ा कम होता है, ये युवाओं के लिए है, कि मैं सोचता हूं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बीमार भी रहता हूं। जो कुछ मैं अपने समुदाय के लिए करना चाहता था उसका बहुत कम कर पाया हूं। मैं सोचता हूं कि अगर कोई नौजवान इस तंबू का तंबू बनने के लिए खड़ा हो जाए और इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करे तो डॉक्टर अंबेडकर भी चैन से मर सके।
क्योंकि मैंने उनको जीते जी नहीं देखा, मैं बहुत छोटा हूं उनसे। मेरी जन्म तिथि है 5 दिसंबर और मेरे बाबा साहब चले गए 6 दिसंबर को। मैं उनसे बहुत छोटा उम्र में, उनके नखून के बराबर भी नहीं काम में भी। तो मैं सोचता हूं दिन रात कि उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। मेरे लोगों, जिस समाज के बारे में उन्होंने सोचा था कि ये समाज राज करेगा, वंचित वर्ग पूरा, महिलाएं, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, इनको बराबर के अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान मिलेगा। आजादी के 75 साल बाद वो समाज कहां खड़ा है, हमें आकलन करना चाहिए। क्या बाबा साहब अंबेडकर के कार्य को पूरा करने की तरफ हम लोग आगे जा रहे हैं या बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिए गए अधिकार पीछे जा रहे हैं? मेरे लोगों, और इसका भी आपको विवरण करके बता देता हूं। विवरण ये है, मेरे सम्मानित पूर्व नेतागण भी यहां बैठे हैं, इनको भी सोचना है, मेरे वरिष्ठ वकील साथी भी बैठे हैं कि एक समय था, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार, जब बजट बनता था तो SC ST के लिए कुछ योजनाएं होती थी, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा आता था, हमारे बुद्ध विहार बने, रविदास मंदिर बने, अंबेडकर भवन बने, हमें लोन बने, हमें बिजनेस करने की आजादी मिले, हमें कुछ और काम करने के अवसर मिले, हमें एजुकेशन में अवसर मिले, ये सारी व्यवस्थाएं होती थी। इस बार का बजट आपने देखा होगा मेरे पढ़े लिखे लोगों, क्या आपने स्पेशल कंपोनेंट प्लान का एक वो सुना? SC ST के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट सुना? तो कारवा तो लूट चुका है। सच तो यह है कि कारवा लुटेरा ने लूट लिया है और मेरा समाज अभी गाने बजाने में व्यस्त है, नारा लगाना, झंडा उठाने में व्यस्त है। मेरा समाज, जिस समाज को दुनिया की गद्दी पर नाम रोशन करना था, राज करना था, आज भी उनकी बच्चों के साथ अन्य अत्याचार होता है। मुझे अपने दम को कहना पड़ेगा आपसे। आज ये जालौर में एक बच्ची को मुझे नहीं पता वो कौन है, आके सरेआम गोली मार के चले गए। और आपने देखा होगा कि मैं हाथरस की अपनी बहन के लिए किस तरह न्याय के लिए लड़ रहा था इस सरकार से। अब क्या मिला न्याय में, आपने सब देखा होगा। सत्ता के ताकत से क्या न्याय को कितना प्रभावित किया। मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का चिट्ठा आपके सामने खोलना चाहता हूं। मेरे लोगों, ये मेरा परिवार है। मैंने कहा ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहां सब मेरे अपने, वो कोई किसी उसमें हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा गांव है छुटमलपुर, उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर के करीब। अब वो कस्बा हुआ, अब से पहले गांव था। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। बाबा साहब अंबेडकर के दिए आरक्षण की वजह से नौकरी लगे तो मुझे पूरे बचपन से लेके जब तक मेरे साथ रहे, मुझसे कहते रहे कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। हम 6 बहन भाई हैं, 6 के 6 को पढ़ाने लिखाने का काम किया। और क्योंकि 6 बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने मुझे जूता खरीदवाया, मुझे और मेरे भाई को, और अपने आप टूटी चप्पल से नौकरी की। मेरे पिताजी 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे कि हमारे पेट में रोटी आ सके। मेरी माँ पशु पालती थी, आज भी हमारे लोग पालते हैं गांव देहात में। खेत से जाके घास लाती थी। मैं जब स्कूल से आता तो खेत में जाता, घास की गठरी उठा के लाता, फिर उसको मशीन में काटता। मेरी माँ उस दूध को बेच के हमारे लिए खर्चा जुटाती। मैंने गरीबी देखी, धीरे धीरे बड़े होते गए। एक समय आया, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश जाना है, तुमने अब वकालत कर ली है। वकालत से जुड़ा भी उनका किस्सा है। उन्होंने केस लड़ा एक, और 15 साल केस लड़ने के बाद जज साहब ने कहा कि फैसला कर लो मास्टर जी। तो उन्होंने कहा जी फैसला करा दो साहब।
तो उन्होंने कहा 5,000 रुपए में फैसला कर लो। मेरे पिताजी के 25,000 रुपए किसी को उधार थे, वो बेईमान हो गया। तो मेरे पिताजी ने कहा जज साहब मैं तो इससे ज्यादा पैसे तारीखों में लगा बैठा हूं। तो उन्होंने रोते हुए जज साहब से कहा कि यहाँ इन अदालतों में न्याय नहीं होता है, यहाँ न्याय जज बदलता है, तारीख बदलती है, हमारे जैसे लोग चप्पल घिसते रहते हैं। मैंने अपने बच्चों का हिस्सा काट के इसको उधार दिया था बुरे समय में। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें जज बनना है, तुम्हें न्याय करना है, न्याय। इसलिए मैंने लॉ की। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश जाना है, क्योंकि बाबा साहब विदेश में पढ़ने गए, तुम्हें LLM और आगे की पढ़ाई। उस समय यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा वो चल रहा था, वकील नहीं थे। तो मेरे एक भैया विदेश में रहते, उन्होंने ताऊजी के बेटे, उन्होंने कहा उनसे कि मैं बात कर रहा हूं, तुम्हें जाना विदेश पढ़ने के लिए, और फिर तुम्हारी इच्छा हो तो चाहे वहीं रह जाना और चाहे यहां आ जाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जुडिशरी में जाए और न्याय करें, क्योंकि हमारे लोग को न्याय नहीं मिलता। मेरी बात पर गौर करना, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। अचानक से मेरे पिताजी बीमार हुए। तो डॉक्टर ने कहा उनको कैंसर। मैं उनको लेके दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स गया, और 2 दिन तक मेरे पिताजी, जिसको कभी मैंने झुकते नहीं देखा, जिसके आगे अगर मैंने कोई मांग कर दी तो उसने कहां से पूरी की मुझे नहीं किया, मुझे नहीं पता, उन्होंने पूरी की। उस आदमी को मैंने पल पल मरते देखा। और फिर एक दिन आया 11 जनवरी 2013 का। बेहतर इलाज न मिलने के कारण मैंने अपने पिता को, मेरे हाथों में मेरे पिता ने दम तोड़ दिया। सुबह के 4 बज रहे थे। इस बीच कोई ऐसा दिन नहीं बीता अस्पताल में उन्होंने मुझसे ना कहा हो कि हर कोई अपने लिए जीना चाहता है, कोई बाबा साहब के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, कोई मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा नहीं करना चाहता। चंद्रशेखर मुझसे बार बार कहते, मुझे पता है शायद तुम भी विदेश चले जाओगे, अपने परिवार में शामिल हो जाओगे, लेकिन पता नहीं बाबा साहब का सपना कब पूरा होगा। जिस दिन उनको मैंने खोया 11 जनवरी 2013 को, मैंने ये वचन दिया उनके शव को कि मैं अपने जीवन का आखिरी कतरा तक जो है, आखिरी मिनट तक तो जो है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए लगा दूंगा। आज के 11 जनवरी 2013, और ये जब इस बार 11 जनवरी 2023 आई तो मैंने अपनी मां से कहा कि मुझे 10 साल हो गए घर छोड़े हुए, और मैं कोशिश करता हूं कि खाने से पहले भी अगर कोई काम हो तो उसको निपटा दूं। लेकिन सम्मानित साथियों, जैसा मैंने आपको बताया, इस 10 साल में मैंने हजारों लड़ाई लड़ी होंगी, और मेरे साथ मेरी ताकत के रूप में भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता ने, चाहे वो पूरे देश में कहीं हो, उन्होंने वो जमीनी लड़ाई लड़के दिखाया जिन युवाओं को कहा जाता था कि युवा ना समझ होते हैं, युवाओं में लड़कपन होता, युवा जिम्मेदार नहीं होते। उन युवाओं ने वो करके दिखाया जिसकी बदौलत आज चंद्रशेखर आजाद इस मंच पे बैठा। ये उनकी देन, वरना जहां से मैं निकल गया, आगरा के भीम नगरी के मंच पे मुख्य अतिथि होना मेरे जैसे गरीब के बेटे के लिए कोई मामूली बात नहीं है, ये समाज का मंच है। तो इन सब के बाद कई ऐसी लड़ाइयां, जिन लड़ाइयों को लड़ते लड़ते मैंने अन्याय की पराकाष्ठा देखी। मैं निर्दोष होते हुए समाज कि मैंने राष्ट्र के खिलाफ कोई साजिश की है, राष्ट्र को कमजोर करने की, राष्ट्र की एकता को खंडित करने की, और मेरी साजिश ये थी कि बस मैं अपने लोगों की रक्षा कर रहा था उन सामंतियों से जो आज भी हमारे लोगों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझते हैं, उनसे जो
अन्याय अत्याचार करते हैं और सत्ता के संरक्षण में फिर घर में चैन से पड़ के सोते हैं। हर रात में ये सोच के काटता था कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो कोशिश करूंगा अपने जैसे हजारों लोग तैयार कर सकूं और अन्याय पे इस आधारित व्यवस्था को कुचल सकूं, डायनामाइट लगा के उड़ा दूं कि मेरे किसी और भाई के साथ ऐसा अन्याय ना हो। क्योंकि जब आप जेल जाते हैं आप अकेले नहीं सहते हैं, आपका परिवार सहता है, आपके दोस्त सहते हैं, रिश्तेदार सहते हैं, आपका समाज सहता है। जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ मैंने 8 दिन भूख हड़ताल की। मैंने पढ़ा था कि यहां गांधी जी के तरीके से भी जीता जा सकता है। 8 दिन की भूख हड़ताल के बाद 14 अप्रैल का दिन था। मेरे बड़े भाई देहरादून से चल के आए, उन्होंने मुझे बस एक बात समझाई। उन्होंने कहा सरकार भी चाहती है चंद्रशेखर मर जाए क्योंकि तुम उनकी आंखों के कांटे हो और तुम भी भूख से मरना चाहते हो। अगर वो तुम्हें मारे तो वो अपराधी होंगे, उन्हें सजा होगी। अगर तुम खुद मर जाते हो तो उनका तो काम आसान हो जाएगा। बताओ किसका नुकसान होगा। ये बात मेरी समझ में आई कि हाँ गांधी जी के हिसाब से नहीं जीता जा सकता है। मैंने उस दिन के बाद कभी जीवन में भूख हड़ताल नहीं की। मैंने उसी दिन भूख हड़ताल तोड़ दी। मैंने तय किया कि सत्ता में वो शक्ति है कि एक निर्दोष आदमी को 16 महीने बंद कर दे और एक दोषी को रेप हत्या के हत्यारों को बलात्कारियों को छोड़ दे, सरकार रिहा कर दे। और उस दिन मेरे दिमाग में बात बैठी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा था पॉलिटिक्स द मास्टर की कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे परेशानियों के हल खोल सकती है। और उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, 85% आबादी होने के बाद आपको सारी सरकारों से मांगना पड़ता है कि कुछ दे दो। नौजवान रोजगार मांग रहा है, माता बहनें सुरक्षा सशक्तिकरण मांग रही है, किसान फसल के दाम मांग रहा है, मजदूर न्यूनतम वेतन मांग रहा है, समाज भाईचारा मांग रहा है। ये सारी शक्ति सत्ता में निहित है। अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन में रिजर्वेशन मांग रहा है, अधिकारी कर्मचारी भत्ता मांग रहा है, अधिकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन मांग रहा है। हर कोई सत्ता के आगे नतमस्तक होकर मांग रहा है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि यहाँ जो भी सरकार बनती है उसको वोट देके आप लोग बनाते हो, क्योंकि जिनकी सरकार आज है उनके पास वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक तो हमारे पास है, हमारे लोग उनको वोट करते हैं, तब जाके वो लोग राज सत्ता में आते हैं और वो राज सत्ता में आके हमारे अधिकार को कुचलने का काम करते हैं। सम्मानित मेरे परिवार के लोगों, मेरा दोष इतना है कि मेरे पिता का नाम किसी मंत्री के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, मेरी माँ का नाम किसी मंत्री के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वरना मेरी काबिलियत पे कोई शक नहीं होता समाज को, क्योंकि राजा के बेटे को यहाँ राजा मान लेता है समाज। अगर एक गरीब का बेटा मेहनत करके खड़ा होकर आता है तो उसको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपने कभी मुझे घुटने देखते नहीं देखा होगा इतिहास गवाह, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं परिवार के आगे, मेरी माँ बहने यहाँ मेरी सबसे पहली लड़ाई ये है कि भारत में रहने वाली एक भी महिला के साथ अन्याय अत्याचार ना, उसको बराबरी का सम्मान और सशक्तिकरण मिले। क्योंकि मैंने देखा मेरी माँ कैसे पेट काट काट के हमें पालती थी। मैंने देखा वो अपने आप अपनी रक्षा सुरक्षा और अपने लिए अवसर तैयार करने, ये कभी नहीं सोचता समाज। तो मेरी जिम्मेदारी ये है, नेतृत्वकर्ता होने के नाते मैं संदेश के तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह आगे बढ़ने का, सम्मान से जीने का, स्वाभिमान के साथ जीने का
ये बल आप तैयार करें, पैदा करें, उनको अवसर दें। आज तो बड़े पैमाने पे हमारे लोग यह करने लगे हैं, लेकिन जहां नहीं करते हैं वहां भी हमें करना। एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, वकील साथी बैठे, 56,000 से ज्यादा एक साल में महिलाओं के साथ अन्याय की घटना होती है। ये 56,000 में 98% वंचित वर्ग के बच्चे हैं। आप चेक करा के देख लो अगर मेरी बात गलत हो। मैं पूछना चाहता हूं, जब सब जगह समानता है तो फिर ये 98% बहुजन समाज की महिलाएं, बच्चे अन्याय का शिकार क्यों? और अगर देश में, प्रदेश में राम राज्य है, हेलो प्रदेश में राम राज्य है, हेलो से जिए। देखो मैं सच बताता हूं भारत का आपको क्या, मैं भी मध्य प्रदेश गया, हमने एक वहां बड़ा आयोजन किया, हमारे लोगों ने देखा होगा 12 फरवरी को, और इतिहास गवाह, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री भी इतना बड़ा आयोजन कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और उस आयोजन की सबसे बड़ी बात यह थी कि एक भी व्यक्ति को ना गाड़ी, ना खाना, ना खर्चा, कुछ नहीं दिया गया, सब अपने पैसे से आए। ये उसकी सबसे बड़ी बात थी, वो समाज की ताकत थी। तो जब मैं मध्य प्रदेश गया तो मैंने देखा कि वहां एक ही लाइन में 5 घर कच्चे, बारात निकालोगे तो हत्या। मैं जब उत्तराखंड में गया, ऊंची जाति के, तथागत ऊंची जाति के साथ बैठ के खाना खा लोगे तो हत्या, उनकी शादी में शामिल हो जाओगे तो हत्या। जब मैं उड़ीसा गया तो मैंने देखा ना घर, ना खाना, ना पानी, जानवरों की भी जिंदगी अच्छी होगी। क्योंकि आप देख लेना, अगर आपके आसपास किसी ने कुत्ता पाल रखा हो तो वो उसके लिए घर बनाता है, एक छोटा सा घर। देख लेना अगर मेरी बात गलत लगे। अगर किसी ने बकरी, गाय, बैल, भैंस पाल रखी हो, और छोड़ो किसी ने तोता भी पाल रखा हो, वो भी उसके रहने के लिए पिंजरा और खाने की व्यवस्था करता है। लेकिन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, सब जगह घूम के समझ में आया कि जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती उनको ये अन्याय का सामना करना पड़ता ही पड़ता है, और करना पड़ता रहेगा जब तक वो समाज संगठित होकर अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं बनाएगा। जिस दिन मैंने अपने पिता को अस्पताल में तड़पते देखा, उस दिन मैंने सोचा अगर मेरे परिवार में भी कोई राजनीतिक रूप से ताकतवर होता या मेरे पास भी पैसा होता तो मैं अपने पिता को बचा लेता। और मैंने वचन दिया अपने परिवार को उस दिन कि मैं इस लड़ाई को इसलिए लड़ूंगा कि कोई गरीब भाई अपनी बहन, बेटी, मां, बच्चे, पिता को, पत्नी को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के पैसे ना। कोई नौजवान पढ़ना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, पिता जमीन बेचेगा, कर्जा लेगा, लोन लेगा, और अगर कामयाब ना हो बच्चा तो वो भी गलत कदम उठाएगा। पिता साहूकार की, जमादार की पैसे ना चुका पाने के कारण बेइज्जत होता रहेगा। तो जब तक सबके लिए वर्ल्ड क्लास पढ़ाई बेहतर और मुफ्त नहीं हो जाती, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे कि हर गरीब पढ़ सके। विदेशों से भी अच्छी पढ़ाई, मैं यह नहीं कहूंगा विदेश जाओ, प्रबंध वो भी करेंगे, लेकिन विदेशों से अच्छी पढ़ाई हम लोग यहाँ, रोटी, कपड़ा, मकान जो है वो गारंटी देता है उसकी। ये राजधानी इसलिए भी है कि यहाँ हम में सक्षमता है, हम पे बिजनेस है, रोजगार है, यहाँ मालिक है। लेकिन इस बात को और जान लो कि अगर बिना पढ़े लिखे बाबा साहब आंदोलन चलाते तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बन पाते?
क्या वो संविधान लिख पाते? क्या वो आपके लिए अधिकार लागू करवा पाते, बना पाते, लिख पाते? तो फिर मेरी इस बात पे भी गौर कर लो। सरकार ये भ्रम फैलाती है कि हम आम जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको मकान बना के दे रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं। इस बात पे आपको गौर करना पड़ेगा, ये बहुत जिम्मेदारी की बात है। सरकार का पैसा कहीं अपने घर से लाती है। सर ये जान लो, तुमसे कोई पूछे तो जवाब देना। जो जनता टैक्स देती है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो या और कोई टैक्स हो, जितने भी टैक्स लगते हैं, फिर जो प्राकृतिक रिसोर्स है प्रदेश में, उनसे मिलकर बनता है बजट। यानी कि जनता की कमाई से जो ये अधिकारी कर्मचारी तनख्वाह लेते हैं ना, ये भी इनकी तनख्वाह। और जो सरकार सुविधा देती है, मुख्यमंत्री लेके प्राइम मिनिस्टर तक, उनके खर्चे के पैसे आपकी जेब से जाते हैं, वो लोग कहीं से नहीं लाते। तो बस मैं एक साधारण सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि सरकार हमें देती है, हम सरकार को देते हैं। उदाहरण ये है, एक व्यक्ति कम से कम एक महीने में 1000 रुपए से ज्यादा का टैक्स। हेलो, इनमें से किसी एक को भी कह दूंगा तो सब ढूंढना पड़ेगा। पीछे खड़े होकर चलेगी, आगे नहीं, बराबर में नहीं। उस दिन मैं गारंटी से कहता हूं कि राज भी आपका होगा और ताज भी आपका होगा। मेरी बात को लिखना, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, अभी हमारे सम्मानित लोगों ने मुझे मुकुट दिया, ये चांदी का मुकुट है। मैं दिल की गहराई से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मगर बताओ, ये तो गलत बात हुई ना। मैं तुमसे मांगता क्या हूं, तुम मुझे देते क्या हो? मैं तुमसे मांग रहा हूं कि मुझे आपकी लड़ाई लड़ने की से मरते हो, जिनकी मां पेट काट के अपने बच्चों को पालती हो, जिनके बुजुर्ग बच्चे के काम आ जाएगा किसी गरीब के, आप ये इसको उनकी मदद कर देना। मुझे आपसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपसे पावर चाहिए, पावर। मेरी लड़ाई पैसे की नहीं है, मेरी लड़ाई कि मुर्दा लोग मिशन को नहीं चलाते और जिंदा लोग नहीं रुकने देते। मैं आपका जिंदा खून हूं, मैं बस इस मिशन को कामयाब करना चाहता हूं। आप जानते हो कि इतिहास गवाह है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पूरी जिंदगी किसी बाप ने नहीं कराया, उसका अधूरा काम उसकी औलादों ने पूरा किया है। मैं भी उन्हीं महापुरुषों की औलाद हूं। मैं बहुत छोटा उनके आगे, लेकिन उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आगरा में उपस्थित अपने लोगों से शक्ति मांगता हूं कि वो एक बार मुझे इस लड़ाई को लड़ने का अवसर देके देखें। मैं कोई अपना 60 साल का नेता नहीं कि 5 साल के भाई। और मुझसे कहा वहां के डीसीपी ने कि माननीय गृह मंत्री जी से माफी मांग लो, क्योंकि दिल्ली आज पूरे दिन जाम रहा। माननीय गृह मंत्री चाहते हैं कि चंद्रशेखर माफी मांगे। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी और आज भी कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद मर तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। क्या और नहीं भरोसा तो पता करवा लेना। मैंने कहा कहना गृह मंत्री से कि चंद्रशेखर मर जाएगा लेकिन अपने लोगों के स्वाभिमान सम्मान को नहीं झुकने देगा। मैं आज भी वही खड़ा हूं और आपसे कह रहा हूं, और मैंने कई बार कहा कि माननीय गृह मंत्री जी, ये तो मेरे लोग तैयार नहीं हो, सत्ता आती जाती रहती है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति से पाला पड़ा कभी आपकी कुर्सी पे मेरे जैसा व्यक्ति बैठा हुआ, तो माफी वाफी की कोई बात होगी नहीं, इलाज होगा, इलाज। याद रखना, क्योंकि अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को छूना चाहेंगे तो पहले उनको अम्बेडकरवादियों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। ये बात याद रहे। यह संविधान हमारा सम्मान है, यह संविधान हमारा अभिमान
कहना चाहता हूं मेरे लोगों, अभी भी वक्त है, इकट्ठे हो जाओ। अभी भी वक्त है, अपनी लड़ाई को समझ जाओ। अभी भी वक्त है, इस लड़ाई को अपने कंधों पे उठा लो मेरे लोगों। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा अगर एक बार संविधान चला गया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जाते जाते कहा था मेरे लोगों कि मुझे मेरे जाने के बाद बराबर बस समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा। यह संविधान है जिनकी वजह से आज हमारी बहन मां जिस भी रिश्ते में वो लगती है, द्रौपदी मुर्मू जी वो राष्ट्रपति है, ये संविधान की देन है। ये संविधान की देन है कि रामनाथ कोविंद जी जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं। ये संविधान की देन है कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग का खुद को बताते हैं, मुझे तो नहीं पता कौन है, क्योंकि अगर पिछड़े वर्ग के होते तो जातिगत जनगणना में हमसे भी आगे खड़े होते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो अगर पिछड़े भी हैं तो इस संविधान की वजह से प्रधानमंत्री हैं। और अगर आज मैं यहां इस मंच पे खड़ा हूं, ये संविधान की देन है। अगर मैं इस मंच पे बैठा हूं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशी राम साहब की देन है, क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई किसानों की है, ये लड़ाई कमेरों की है, ये लड़ाई महिलाओं की है, ये भाईचारे की लड़ाई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अपने परिवार से इजाजत लेकर इस मंच के माध्यम से कि देश के अल्पसंख्यक समाज से कहना चाहता हूं, ईसाई, सिख, बौद्ध, मुसलमान, जब तक अम्बेडकरवादी जिंदा है डरना मत मेरे भाइयों। जब तक इस देश में एक भी अम्बेडकरवादी रहेगा, आपके हक की लड़ाई पूरे जोश खरोश से लड़ी जाएगी, याद रखना। आप भले ही मेरा साथ अभी ना दे रहे हो, आपको झूठे रहनुमाओं पे भरोसा हो, लेकिन याद रखना कि जब भी आपके साथ अन्याय होगा, आपको एक ही आदमी खड़ा दिखाई देगा, वो चंद्रशेखर आजाद होगा। इस बात को याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे भीम नगरी आयोजक कमेटी के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और सबसे धन्यवाद करता हूं अपनी माओ बहनों का। इसलिए धन्यवाद करता हूं, ना वो हल्ला मचाती, ना नारा लगाती, बस अपने भाई को देखती सुनती रहती और अपना आशीर्वाद प्यार भेंट करती रहती है और मन ही मन मुस्कुरा